नमस्कार। इंडिया डेली लाइव के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती आजाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव आयोग पूरे देश में पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कानून को अपने हाथों में लेना कानून का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बोगस और फर्जी वोटरों को चिन्हित कर मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। साथ ही सीएम धामी ने एसआईआर का विरोध करने वाले दलों पर तंज कसते हुए कहा कि शायद गलत वोट जो हैं वो चढ़ाए गए होंगे, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से परेशानी हो रही है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूं कि कानून का उल्लंघन है। और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने कोई गलत वोट उसमें चढ़ाए होंगे या उनके वोट काटे जा रहे होंगे। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सरकार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को आगामी योजनाओं और नीतिगत फैसले के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की ओर से बैठक में लिए गए फैसलों और प्रस्तावों को लेकर आगे विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के बीच बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार बारिश के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और वायरल बुखार, स्वाइन फ्लू तथा डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। इसे देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित पक्षों को जरूरी एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने और लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और बारिश के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा जाना जरूरी है, ताकि संभावित संक्रमण को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इस समय थोड़ा सा चूंकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी। वहीं त्योहारों से पहले उत्तराखंड में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मंडलायुक्तों को सौंपी गई है। देहरादून में 70 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 48 सैंपल लिए गए, जबकि हरिद्वार में 47 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 27 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। एक्सपायरी डेट और सड़ा गला सामान मौके पर नष्ट कराया जा रहा है। पर प्रशासन की नजर जो है वो चीनी की जमाखोरी, घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग और लेबलिंग में गड़बड़ी पर भी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी कहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पर काम कर रही है और जहां जहां भी शिकायतें आ रही हैं वहां पर तुरंत आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम को लेकर देहरादून में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गा कर दिखाएं।
इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता हरि पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के कहने पर गाना गाने वाली पार्टी नहीं है। दोनों प्रवक्ताओं के बीच बयानबाजी के बाद वंदे मातरम का मुद्दा सियासी बहस में बदल गया है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी से पूरे छंद गाने की चुनौती दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की सियासत बता रही है। फिलहाल दोनों दलों के प्रवक्ताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। देखिए, भाजपा के किसी नेता, किसी प्रवक्ता को कोई अधिकार नहीं है कि वंदे मातरम पर कम से कम हमें कोई सिखलाई दे, क्योंकि जब ब्रिटानिया हुकूमत हिंदुस्तानियों पर बर्बरता कर रही थी, तब ये कांग्रेसी थे जो सर फाड़ देने पर भी वंदे मातरम का उद्घोष खत्म नहीं कर रहे थे, बंद नहीं कर रहे थे। इसलिए जब भारत की स्वाधीनता आंदोलन में हमने सहभागिता निभाई है, भाजपा का बताइए ना, कोई एक नेता बताइए, इनका कोई एक रिश्तेदार बताइए जिसने स्वाधीनता आंदोलन में प्रतिभाग किया हो। ये उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ सहयोग कर रहे थे। मुस्लिम लीग कई प्रोविंस में जीती थी और भाजपा के हिंदू महासभा जो थी उसको लीड कर रहे थे सावरकर, और सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी सावरकर ने। उसी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए थे। वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने ये अनूठा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और कहीं ना कहीं एक तिरंगे झंडे के रूप में सौगात इस देश को देने की काम की है। वो होती कौन है भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने वाली? एक देश विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस पार्टी। हमें देश विरोधी का ज्ञान तो बिल्कुल ना बांटे। जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, जो पहलगाम में सवाल उठाते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, वो हमें देशभक्ति के बारे में बिल्कुल ना बताए। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इनके चुनाव प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष है हरक सिंह रावत, उन्होंने एक बयान दिया, मैंने उसमें सुना है कि उन्होंने कहा कि हम भाजपा के टट्टू नहीं है कि हम वो बात कहेंगे। तो मैं भी यही सवाल उन प्रवक्ता महोदय से भी पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई भी किसी भी पार्टी में टट्टू नहीं है कि आपका चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, और आप हैं क्या? आप हैं क्या कि आपके सवालों का यहाँ पर जवाब दिया जाए? और देखी मैंने प्रेस के माध्यम से वो वीडियो देखी मैंने, उसमें आपने जिस चीज़ का निर्णय लिया था कि 2 स्टैंजा गाएंगे, आपकी तो हिम्मत वो 2 स्टैंजा गाने की भी नहीं है। और आप बात करती हैं देशभक्ति की बात करती है, तो पहले थोड़ा सा जिस स्टैंजा पे कम से कम खड़े हैं उसको भी पूरा गाने की हिम्मत रखिए। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मीडिया में बाइट आने से पहले आपको वो दूसरा स्टैंजा याद। और अगली खबर आपको विकास नगर से बता रहे हैं, जहां के हेरिटेज वेंडिंग पॉइंट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कार्यक्रम में पहुंची हजारों महिलाओं का स्वागत किया और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट भी कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान माताओं और बहनों का सम्मान किया गया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान रक्षाबंधन की खुशियां और उत्साह देखने को मिली। ये ईश्वर की कृपा है, मां भारती की कृपा है, विकास नगर के क्षेत्र के जनता जनार्दन की, यहाँ के माताओं बहनों की, हमारे बेटियों की कृपा है। और देखिए, जैसा मैंने कहा, आप देख रहे होंगे इसमें कोई, जैसा कहते हैं ना, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विश्वास। देखिए, बहनें इतनी बड़ी संख्या में आए और जैसे भाई साहब ने बताया कि विभिन्न समुदाय से बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये दर्शाता है कि उनका स्नेह है हमारे विधायक जी के लिए, उनका स्नेह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, और वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आए, हैट्रिक बनाए, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे हमारे विधायकगण हो, चाहे हमारे भाई जो भी पार्टी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबने। वहीं विकासनगर में बढ़ती महंगाई और चीनी के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता तिलक भवन में एकत्रित हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और जिला अध्यक्ष अजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहाड़ी गली चौक तक रैली निकाली। इसके बाद कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई बढ़ रही है और आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि चीनी के साथ साथ चावल और दाल समेत कई जरूरी सामान के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने चीनी के बढ़ते दामों के लिए सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए। रूप से जिस प्रकार से हर मोर्चे पर सरकार फेल है और आज जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, चीनी के दाम जो कभी किसी आम आदमी ने सोचा भी नहीं था, 70 रुपए से पार हो गए हैं। पेट्रोल तो पहले से ही था, अब इन्होंने गन्ने का यूज एथेनॉल में करा, जिससे गाड़ियां भी लोगों की
खराब हो रही है, माइलेज कम आ रहे हैं, और उसके बाद ना किसान को फायदा हुआ ना आमजन को फायदा हुआ। चीनी के दाम आज जो 5 किलो चीनी घर में ले जाना चाहता था उसे वो 2 ही किलो बेचारा लेके जा रहा है। त्योहार का सीजन है, किस प्रकार से सरकार ये अपनी नीति और नीयत जिसकी साफ नहीं है, किस प्रकार से नीतियां बनाती है, ये फेल है। और आज हम उन आम जनों की लड़ाई कांग्रेस के जन सड़कों पर लड़ रहे हैं। मैं चीनी की बात करूं, मैं प्याज, दाल, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका सरकार पर नियंत्रण हो, और लगातार महंगाई सरकार बढ़ा रही है। हम आम जन से अपील करेंगे कि ऐसी सरकार को जो जन विरोधी हो उसे उखाड़ फेंकने का काम करें। ये तो एक लोगों के सामने वास्तविकता है कि चीनी, गुड़ और चावल जैसी चीजें जो हर व्यक्ति उपयोग करता है उसके दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं। ये कोई प्राकृतिक आपदा से नहीं हुआ, ये सरकार की गलत नीतियों से, उनके गलत रवैये से हुआ है। वो केवल उद्योगपतियों का संरक्षण करना चाहते हैं, वो इस देश की आम जनता की कठिनाइयों को नहीं देखना चाहते हैं, और इसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। अगर एथनॉल मिक्स करना था तो सबसे पहले लोगों की मोटरसाइकिल, लोगों की कार की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, और ये व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि किसी भी खेती के उत्पाद का प्रयोग इस काम में उस हद तक किया जाए जिससे कि एक आम। और अगली खबर आपको धर्मनगरी हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर सावन के अंतिम सोमवार पर ओम पुल के पास भगवान शिव की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से FRP से तैयार आपको बता दें कि 21 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण यूपी के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने धार्मिक विधि विधान के साथ किया। करीब 100 साल की लाइफ वाली इस प्रतिमा से ओम पुल की खूबसूरती में और इजाफा होने के साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बनेगी। लोकार्पण के बाद मंत्री ने भीमगोड़ा बैराज में आपको बता दें कि सीपेज की समस्या दूर किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे 15 जिलों के किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही आगामी कुंभ मेले में उत्तराखंड सरकार को हर संभव सहयोग देने का भी भरोसा दिलाया। देखो, इस कैंपस में चूंकि पूर्व में ही हमारा ये ओम एक निर्मित है और ये सांकेतिक ओम है, हरिद्वार को की शोभा भी है, एक प्रतीक चिन्ह भी है, और गंगा नदी के पावन तट पे ये अवस्थित है। इसी के साथ हमारा निरीक्षण भवन यहाँ मायापुर निरीक्षण भवन है विभागीय कार्यों के लिए। उसी कैंपस को जो पुनरुद्धार हमने किया है उसमें हमने ये चीज़ रखी कि ओम चूँकि विद्यमान है पहले से ही, और हम लोग जो जल का काम कर रहे हैं, चाहे वो हर की पौड़ी को जल आपूर्ति देने का कार्य हो या पश्चिम उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का कार्य हो, दिल्ली NCR को पेयजल देने का कार्य हो, और उसके साथ साथ जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारी नहरी संरचनाएं हैं, हमारे गेस्ट हाउस हैं, साथ में चूँकि ये धार्मिक नगरी है और अभी जो है निकट भविष्य में अर्धकुंभ भी आ रहा है, तो हमने उस जो हमारा पुनर्स्थापना का कार्यक्रम है उसी में इस भगवान शंकर की मूर्ति का अनावरण भी किया है, जिसमें कि जल रिसाइकिल होगा और एरेशन टेक्नोलॉजी से जल की शुद्धिकरण भी होगी, और ये एक प्रतीक के रूप में संस्कृति में अधिकारियों के और सोच में बदलाव आया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। महत्वपूर्ण है कि इधर से 15 जिलों में जो सिंचाई होती है हमारा भीमगोड़ा बैराज से, लगभग वर्षों से जो सीपेज हो रहा था हजारों क्यूसेक पानी, हजारों क्यूसेक पानी, वह आदरणीय योगी जी के निर्देश गेट भी नहीं बंद किया गया, और जो सीपेज था वो बंद किया गया और गेट चेंज हुआ, जिससे हमारे 15 जिलों के किसानों को इसका लाभ मिला, सिंचाई सुदृढ़ हुई और मजबूत हुआ। बाढ़ का भी हमारा काम जो यहाँ है, जिस प्रकार हमारा कटान था बंधे और सुरक्षित थी, टेटा पर मतलब जो समुद्र में लगाया जाता है उससे अब बंधे को भी सुरक्षित और संचित करने का काम किया गया है कि संरक्षित बना रहे और सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश में भी पूरे बाढ़ की परियोजना हमारी 15 जून तक कंप्लीट हो जाता है और पेमेंट भी हो जाता है, अधिकांश पेमेंट हो जाता है, और इस कारण पूरे राज्य के अंदर
बाढ़ होने के बाद भी, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश होता है, मध्य प्रदेश में बारिश होता है, नेपाल में बारिश होता है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल में बारिश होता है, तो उत्तर प्रदेश में। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून के अड़त बाजार में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से निर्माण कार्यों की स्थिति और आगे की प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली गई। बताया गया कि नवीन आड़त बाजार में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भूखंड आवंटन की प्रक्रिया सितंबर महीने तक हर साल में पूरी की जाए। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पार्किंग शुल्क निर्धारित करने को भी कहा गया। और अगली खबर आपको मसूरी से बता रहे हैं, जहां पर 2 सितंबर 1994 के मसूरी गोलीकांड की बरसी को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक में आंदोलनकारियों ने शहीद परिवारों के चिन्हीकरण और दिवंगत आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित करने की मांग उठाई। साथ ही तत्कालीन डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी को भी शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। भाई एसडीएम को जो है हमें बुलाना चाहिए था, लेकिन अगर मेरा तो कहना यह है कि चलो हो सकता है गलती हो गई हो, उसका सुधार करने का मौका भी देना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हमारा झगड़ा तो किसी सरकार से नहीं है, किसी से नहीं है। अगर हम तो भविष्य में चाहते हैं कि जी कभी भी कोई आंदोलनकारी या आंदोलन से संबंधित कोई भी मीटिंग हो, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी टीम बनी हुई है, उनको बुलाएं और उनको हमेशा बुलाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अगर सम्मान नहीं दे तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है कि हमने आंदोलन किया और उसके बाद हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी के पत्र आते थे। हर प्रत्येक आंदोलनकारी के परिवार में एक कार्ड आता था, अब वो भी नहीं आता। बड़ा अफसोस होता है कि भाई क्यों इस तरीके से हमारे साथ जो है दोगलापन किया जा रहा है। बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, प्रशासन से। हमारी प्रारंभिक बैठक हुई थी इससे पहले, तो उसमें मोस्टली डिपार्टमेंट्स के साथ ओवरऑल कार्यक्रम की दिशा दी गई थी तथा डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए थे। आज हमारे सबसे मुख्य जो इसके स्टेक होल्डर है, हमारी शहीद आंदोलनकारी की जो स्मारक समिति है और इसके अलावा हमारे जो यहाँ के सम्मानित सभी आंदोलनकारी हैं, उनको बुलाया गया था और उनके कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा किस प्रकार की जाएगी, किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार से लोगों का हमें सम्मान करना है और उनके अन्य सुझाव भी, कुछ आंदोलनकारियों के अन्य मुद्दे भी थे, उनके लिए एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई हमारे सम्मानित सभी आंदोलनकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, उनके सुझाव दिए गए। तो उसके क्रम में अब हम सारी जो है तैयारियां 2 सितंबर की जो हमारे मसूरी गोलीकांड की हम एक श्रद्धांजलि देते हैं हमारे शहीदों को, उसकी तैयारी की जाएगी। सभी बैठक में इस बात को रखा मैंने कि कल शाम को उनका फोन आया था एसडीएम कार्यालय से कि आज शाम को 4 बजे उनकी एक बैठक है, परंतु मैंने बैठक पहले बुला चुका था यहाँ पर। तो आज ये बैठक में भी साथी लोग जाएंगे और वहां पे इस बात को रखेंगे कि आइंदा कभी भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति आंदोलनकारियों के साथ न हो, कि कभी कोई सम्मान समारोह हो या कोई सम्मानजनक या सम्मान की बात हो और वहां आंदोलनकारियों के सम्मान को ठेस पहुंचे। उसको सरकार की तरफ से एक निर्देश होने चाहिए कि आंदोलनकारियों को सम्मान दिया जाए, उनके सम्मान को ठेस न। और अगली खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने काम तेज कर दिया है। मंडलायुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में मेला नियंत्रण भवन के सीसीआर सभागार में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में कुंभ क्षेत्र से जुड़े 27 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 57 करोड़ रुपए से अधिक लागत की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें संपर्क मार्गों का सुधार, घाटों का निर्माण और अनुरक्षण, अस्थायी पैदल पुल, बस अड्डे, पार्किंग, साइनेज स्टैंड सिटी और आपको बता दें कि पुलिस अग्निशमन कर्मियों के लिए बैरक जैसी योजनाएं शामिल हैं। मंडलायुक्त ने निर्माण और सौंदर्यीकरण में एक समान थीम और कलर स्कीम रखने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को प्राथमिक देने के निर्देश दिए। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून स्थित उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के BA-MS छात्रों ने परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सोमवार को BA-MS 2019 से 2022 बैच के छात्र विश्वविद्यालय परिसर में विरोध करने पहुंचे।
प्रदर्शन के दौरान 3 छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्मदाह की चेतावनी दी। छात्रों का आरोप है कि करीब 2.5 साल से उनके परीक्षा परिणाम अटके हुए हैं, जिससे आगे की परीक्षाओं और करियर पर असर पड़ रहा है। छात्रों ने कहा कि लाखों रुपए फीस देने के बावजूद समय पर परिणाम जारी नहीं किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि 1 महीने के भीतर दूसरी बार उन्हें टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना पड़ा है। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास शुरू किया गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में छात्रों का जोरदार हंगामा देखने को मिला, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में है? देखिए भारती, अब कल देर रात को इन सारे छात्रों को टंकी से उतार लिया गया और पुलिस प्रशासन ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके साथ बातचीत की है और आश्वासन दिया गया है कि अगले 10 दिनों के दौरान जो उनकी मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा। देखिए, सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि जिस मांग को 10 दिनों के अंदर मांगे जाने की बात कही जा रही है, जिस पर अमल करने की बात अब कही जा रही है, उनको लेकर के ये छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे और कल जब वो उग्रता पर उतारू हुए तो उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ये आश्वासन दिया है कि 10 दिनों के अंदर जो उनकी रिजल्ट जारी करने की मांग है उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देखिए, 2019 से लेकर के 2022 बैच का ये जो रिजल्ट है वही अभी तक घोषित नहीं हो पाया है और इसके अलावा जो सत्र है वो अनियमित तरीके से चल रहे हैं। तो ये जो छात्र हैं इनका ये कहना है कि अगर समय से परीक्षा परिणाम अगर जारी नहीं होगा तो इनका जो समय है और इनका कैरियर है ये दोनों प्रभावित होगा। इनको आर्थिक तौर पर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और प्रशासन की ओर से इसमें पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है और इसी बात को लेकर के वो काफी समय से आंदोलन कर रहे थे। भारती, देखिए, मिली जानकारी के अनुसार छात्रों ने यह भी कहा कि 1 महीने में हमें दूसरी बार टंकी पर चढ़ना पड़ा है। तो आपको लगता है कि ऐसे कृत्यों से, ऐसे कार्यों से जो है प्रशासन अलर्ट मोड में आएगा? कुछ मतलब सोचा समझी हुई है सरकार की तरफ से? कोई बयान ऐसा आया है? देखिए, सबसे आश्चर्य वाली बात यही है कि 1 महीने के दौरान 2 बार उनको इस तरह से कदम उठाना पड़ा है। छात्र लगातार बातचीत की मांग करते रहे, वो विश्वविद्यालय प्रशासन से चर्चा भी करते रहे, बातचीत भी करते रहे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों को जो तर्क दिए गए, ये कहा गया कि उनके पास स्टाफ की कमी है, उनके पास तमाम तरह की दिक्कतें हैं। बहुत से छात्र जिनका एडमिशन हो गया था वो भी न्यायालय के आदेश पर उनका एडमिशन हुआ था और उसके बाद रिजल्ट जारी करने में न्यायालय का जब तक आदेश नहीं आएगा, इसी वजह से उनके रिजल्ट को रोका गया। तो इस तरह की तमाम बातें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कही गई थी, लेकिन स्टाफ की कमी और बाकी अन्य तमाम विषयों को जो रखा गया है उसको लेकर के यहाँ पर परेशानी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन छात्रों को मनाया गया, समझाया गया और दूसरी बार टंकी पर ये चढ़े हैं 1 महीने के दौरान। और कल जब वो उग्र हो गए और काफी ज्यादा उग्रता पर वो उतारू हो गए, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि 10 दिनों के अंदर इस पर एक ठोस और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और संभवतः जो परीक्षा परिणाम जारी करने की बात हो रही है वो भी परीक्षा परिणाम भी जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल, लगातार इस मामले पर अजय अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के छिदरवाला क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले 2-3 दिनों से इलाके में लगातार गुलदार की आवाजाही देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि गुलदार ने एक ग्रामीण की गाय पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर और बढ़ गया है। आपको बता दें कि शाम ढलते ही लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। घटना की सूचना वन विभाग की टीम को दे दी गई है और ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है।
और अगली खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने एक ही दिन में अलग अलग कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक IDPL गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार धनवीर चंद्र डमोला और विकास भट्ट को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 559 ग्राम चरस बरामद हुई। वहीं दूसरी टीम ने श्रीराम टाइल्स वाली गली में दबिश देकर शराब की सप्लाई करने आए बूटा सिंह और रवि को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 40 लीटर कच्ची शराब और एक पेटी देसी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली है। सभी आरोपियों के खिलाफ आपको बता दें कि संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश में खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नगर निगम ने बैराज कॉलोनी में शहर के पहले इंडोर बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। महापौर शंभू पासवान और पार्षद अभिनव सिंह मलिक ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया। इस कोर्ट के निर्माण को लेकर पैरा खिलाड़ी और समाज सेवी नीरजा गोयल लंबे समय से प्रयासरत थी। महापौर ने कहा कि ऋषिकेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और नगर निगम की प्राथमिकता बच्चों व युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देखिए, नगर निगम इसमें एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाने जा रहा है और ये शहर का नगर निगम द्वारा निर्मित पहला बैडमिंटन कोर्ट होगा और निश्चित तौर पे इस के बनने से युवाओं को खेल के प्रति जागरूक होंगे और इसमें विकलांग जो छात्र हैं, युवा हैं, उनको भी आगे भविष्य में मौका मिलेगा और बड़े लेवल पे वो यहाँ पर प्रैक्टिस करके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे शहर का नाम रोशन कर सकेंगे। ये 2018 से मैं प्रयासरत थी बैडमिंटन कोर्ट के लिए कि ऋषिकेश में एक बैडमिंटन कोर्ट होना चाहिए और इसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पे बैराज कॉलोनी में बैडमिंटन कोर्ट बनने जा रहा है, जिसमें कि अभी मलिक जी हैं जो यहाँ के पार्षद, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए परमिशन दे दी है। स्थानीय लोग भी बहुत खुश हैं। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बीमारी के फैलाव को रोकने और मरीजों के समय पर जांच के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सरकार की एडवाइजरी के तहत अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। कोरोना काल से ही N95 मास्क, PPE किट, ICU और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे प्रोटोकॉल लागू हैं। मरीजों की जांच के लिए RT-PCR की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कल हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी हो चुकी है। एडवाइजरी में जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने हमें दिए थे वो ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहे हैं और लगभग कोविड टाइम से हम लोगों ने, कोरोना टाइम से वो जो प्रोटोकॉल है वो आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। जो N95 मास्क की रिक्वायरमेंट होती है, PPE किट की रिक्वायरमेंट होती है, ICU बेड विथ ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जब हम स्टार्ट करें तो किसी भी मरीज के साथ ये वो डायग्नोसिस वाला पार्ट आता है। तो डायग्नोसिस के लिए, इसके लिए RT-PCR इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कोविड टाइम में हमारे यहाँ इंस्टॉल हो गया था, तब से हमारे यहाँ RT-PCR हो रहे हैं, रेगुलरली होते हैं, और PCR जो रूटीन बेसिस पे होते हैं, वो दोनों इन्वेस्टिगेशंस हमारे यहाँ होती है। इसके अलावा जो भी रूटीन रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो पेशेंट की वेलबींग के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो हमारे यहाँ। फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।